हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ काफ़ी मज़े से होंगे और आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वह अपन चालू करते हैं। 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 निमोटेड स्नेल और स्लग यानी कि सूत्रकृमि, घोंघा और स्लग। इसका पार्ट फर्स्ट के ऊपर कल अपन ने चर्चा कर ली थी, जिसमें अपन ने निमेटेड्स जो सूत्रकृमि होते हैं उसकी नॉर्मल अपन देखते हैं, संरचना वगैरह अपन ने देख ली थी। आज अपन इसके वर्गीकरण वगैरह की बात करते हैं और थोड़ी बहुत जो इसकी शारीरिक स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक तो सभी स्टूडेंट ध्यान से एक बात सुनिए, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो शेयर कीजिए। तो शेयर करने में मेरे ख्याल से तो कोई ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अगर अपन अपने सभी फ्रेंड्स सब ग्रुप में शेयर करते हैं तो 5 मिनट का समय मैक्सिमम लगता होगा। ये अपने को पता है कौन कौन से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके पास शेयर कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा वक्त ख़राब होने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक जो एजी बायोलॉजी या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो आशा करता हूँ आज आप मेरी बात मानेंगे और शेयर करेंगे। और रही बात नोट्स की, जो कल का पार्ट और आज का पार्ट दोनों के नोट्स अच्छी प्रकार से बनाकर मेरे पास सेंड कीजिए। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो सूत्रकृमि होते हैं उनका पादपों पर क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव। सामान्यतः सूत्रकृमि से संक्रमित पौधे क्या होते हैं? पीले हो जाते हैं। कल अपन ने पढ़ा था सूत्रकृमि क्या होते हैं, पादपों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये एक प्रकार के क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, जो पादपों में भी रह सकते हैं या अपन कह सकते हैं मनुष्य के शरीर में रह सकते हैं, मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, किसी जीव के शरीर में रह सकते हैं। तो एक प्रकार के परजीवी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो संक्रमित पौधे होते हैं उनको इससे प्रभाव से क्या हो जाते हैं, वे पीले हो जाते हैं। और उचित वृद्धि नहीं होने के कारण वे क्या रह जाते हैं? बोने भी रह जाते हैं। और उनकी जब उचित वृद्धि नहीं होती है तो वह बोने रह जाते हैं, लंबाई नहीं बढ़ती है। तथा पौधों में भोजन की कमी के जो लक्षण होते हैं वह प्रकट होने लगते हैं। और पौधे जब वृद्धि भी नहीं कर पाते हैं, पीले भी हो जाते हैं और भोजन की कमी जब उनमें हो जाती है तो निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे फर्स्ट लक्षण इसमें क्या दिखाई देता है? इनकी जड़ें पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और गुच्छेदार हो जाती है। ये पहला लक्षण है जो जड़ों को प्रभावित करता है, यानी पादप की जड़ें पतली, कमज़ोर और गुच्छेदार हो जाएगी। दूसरा लक्षण क्या होता है कि जो रोगी पौधे होते हैं उनमें पुष्प जो होते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, उनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रोगी पौधों में पुष्प कम लगने लगते हैं। पुष्प झड़ने की समस्या रहती है। पुष्प अगर लग भी जाते हैं तो वह जल्दी से परिपक्व होने से पहले ही झड़ जाते हैं। फिर अगर फल लग जाते हैं तो फल भी क्या होती है? कच्ची अवस्था में पकने से पहले ही झड़ने लग जाते हैं, फल झड़ जाते हैं। फल संख्या में कम लगते हैं और आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और भार में भी कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, जिससे क्या होती है? आर्थिक हानि होती है। आर्थिक हानि इसलिए होती है क्योंकि फलों का कोई व्यक्ति अगर व्यापार वगैरह करता है तो अपने को पता है कि अगर अच्छे आकार के फल होते हैं तो उनका पैसा वगैरह अच्छा मिलता है। फलों का आकार अच्छा होता है, वजन में होते हैं तो कमाई अच्छी होती है। लेकिन जब फल कम तो लग रहे हैं लेकिन आकार भी कम आ रहा है, छोटे भी आ रहे हैं, भार में भी हल्के हो रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि उनकी खरीदारी होती है वह कम हो जाती है। लोग उन्हें खरीदते नहीं, इसलिए आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे लक्षण अपन देखते हैं सूत्रकृमि का पादपों पर प्रभाव होता है। जड़ें पतली हो जाना, कमज़ोर हो जाना, रोगी पौधे में पुष्प लगना, पुष्प झड़ना, फल झड़ना, फल संख्या में कम लगना, उनका आकार छोटा होना, भार में हल्के होना, ये सारे लक्षण इसी के होते हैं। आगे अपन बात करेंगे इसमें सूत्रकृमि की जो प्रजातियां होती है। सूत्रकृमि की अधिकतर जो प्रजातियां होती है वह जड़ों एवं पौधों की भूमिगत भागों से अपना भोजन ग्रहण करती है। सूत्रकृमि की अधिकतर प्रजातियां जड़ एवं पौधों के जो भूमिगत भाग होते हैं ना, उनसे अपना भोजन ग्रहण करती है। परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो पौधों के ऊपरी भागों पर भी आक्रमण करती है। यानी सूत्रकृमि की अधिकतर प्रजातियां तो भूमिगत भागों से भोजन प्राप्त करती है, यानी जड़ों पर अटैक करती है। परंतु कई प्रजातियां ऐसी भी है जो पौधे के ऊपरी जो प्ररोह भाग होता है उस पर भी क्या करती है? अटैक करती है। प्राय पादप परजीवी सूत्रकृमियों के अंदर एक खोखली सुई के आकार की संरचना स्टाइल होती है।
जो सूत्रकृमियों के अंदर एक खोखली पादप परजीवी सूत्रकृमियों के अंदर एक खोखली सुई के आकार की संरचना स्टाइल होती है, जिससे पौधों की कोशिका में प्रवेश कर कर पौधे की कोशिकाओं में लार की प्रविष्टि करा देते हैं। यानी पौधे में प्रवेश कर जाते हैं और पौधे की जो सेल्स होती है उसमें लार को प्रविष्ट करा देते हैं, तथा लार में अंदर उपस्थित तत्वों, लार के अंदर उपस्थित जो तत्व होते हैं, तो लार में के अंदर उपस्थित तत्वों को घोलकर वापस सूत्रकृमि शरीर में सोख लेते हैं। यानी ये क्या करते हैं, सूत्रकृमि पौधे के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, अंदर प्रवेश करते ही है जो जिनकी लार होती है ना, उस लार को क्या करते हैं, पादप कोशिकाओं के अंदर छोड़ते हैं। फिर जो लार में अपन देखते हैं अंदर उपस्थित तत्व जो होते हैं, वो लार में अंदर उपस्थित तत्वों को घोलकर वापस सूत्रकृमि क्या कर लेते हैं, शरीर में सोख लेते हैं। यानी पहले तो छोड़ेंगे कोशिकाओं में, फिर उनके अंदर जो भी पोषक तत्व होंगे उनको ग्रहण करके वापस अंदर ले लेंगे। इस प्रक्रिया में प्राय पादप कोशिकाएं बहुनाभिकीय विशालकाय कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। यह जो प्रक्रिया होती है, इससे अपन देखते हैं जो पादप कोशिकाएं होती है बहुनाभिकीय विशालकाय कोशिकाओं में अपन मानेंगे परिवर्तित हो जाती है, जबकि कुछ सूत्रकृमियों में कोशिका फूलकर गांठ रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाती है। जबकि कुछ सूत्रकृमि ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका फूलकर गांठ रूपी संरचना में भी परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जो पौधे होते हैं ना, वह क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कोशिका फूलकर गांठ रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पौधे कमजोर हो जाते हैं। सूत्रकृमि जो होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से, सूत्रकृमि अप्रत्यक्ष रूप से विषाणु का संवहन करके तथा नत्रजन स्त्रीकरण यानी कि जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है की मात्रा को कम करके भी पौधों को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। यानी कि सूत्रकृमि अप्रत्यक्ष रूप से तो अपन कह सकते हैं विषाणु का संवहन करते हैं, तथा जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण की जो मात्रा होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्रिया कम हो जाती है तो पादपों को क्या होता है, नुकसान होता है, तो उस क्रिया में भी ये क्या होते हैं, योगदान देते हैं। प्रोफेसर J.N. सासर 1989 के अनुसार सूत्रकृमियों के कारण फसलों को औसतन 12.3% की हानि होती है, जो कि एक बड़ी हानि अपन मान सकते हैं। तो प्रोफेसर J.N. सासर के द्वारा अपन देखें तो सूत्रकृमियों के कारण फसलों को जो हानि होती है औसतन वह कितनी होती है, 12.3% तक होती है। अब सामान्य तौर पर जो सूत्रकृमि होता है ना, उसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सूत्रकृमि का शरीर कैसा होता है, लंबा, बेलनाकार, खंडहीन, कृमि सदृश होता है। शरीर लंबा, बेलनाकार, खंडहीन, कृमि सदृश होता है। कृमि सदृश का मतलब अपन कह सकते हैं लंबे लंबे जो कीड़े जैसी संरचना अपन मान सकते हैं। ये दोनों सिरों पर क्या होते हैं, पतले होते हैं। सूत्रकृमि के शरीर में एक गुहा होती है, एक गुहा होती है जो देह भित्ति आहार नाल की भित्ति के बीच स्थित होती है। एक गुहा पाई जाती है जो आहार नाल की भित्ति के बीच स्थित होगी, क्योंकि इनमें वास्तविक भित्ति का क्या होता है, अभाव माना जाता है। इनमें वास्तविक भित्ति जो होती है उसका अभाव होता है। ये देखिए स्क्रीन पर आपके सूत्रकृमि की संरचना दिखाई गई है। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये जो सूत्रकृमि की संरचना है ना, ये अपने को डायग्राम में बनाना भी अच्छी प्रकार से, अगर नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट अपन जगह छोड़ देंगे, बुक अवेलेबल होगी तब आप बना लेना। ये ऊपर ही ऊपर तो अपन देख रहे हैं, इसका जो सिर भाग अपने को ये प्रदर्शित हो रहा है, ये इसका सिर भाग होता है। ये यहाँ पर कंटिका क्षेत्र इसका दिया हुआ है, ये यहाँ पर अंडाशय भाग, ये तंत्रिका वलय दे रखा है, ये अपन कहते हैं कि इसमें ग्रसिका पार्ट वगैरह स्थित है, ये इसका पुच्छ पार्ट है। तो इस प्रकार से अपन मानते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो होती है अपने इसकी निमोटेड्स यानी सूत्रकृमि की, ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है, ये होता है सूत्रकृमि। अब आगे देखिए इसी के बारे में, तो अपन देख रहे थे दूसरा जो क्या था कि सूत्रकृमि जो होता है उसके शरीर में एक गुहा होती है जो देह भित्ति आहार नाल की भित्ति के बीच में क्या होती है, स्थित होती है, क्योंकि इनमें वास्तविक भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। अतः यह कूट गुहा कहलाती है, यानी कि प्यूसोडियोसोल के नाम से भी अपन जानते हैं। फिर थर्ड नंबर देखिए
कि सूत्रकृमि का पूरा शरीर अपेक्षाकृत कठोर प्रतिरोधी उपचर्म जिसे क्यूटिकल कहते हैं कि इस तरह से क्या होता है, ढका हुआ होता है। यानी इसके पूरे शरीर पर अपन कहते हैं क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ये विशेषता होती है किसकी, अपन मानते हैं कि जो सूत्रकृमि होती है उसकी पूरा शरीर अपन मानेंगे क्यूटिकल से ढका हुआ होता है। और क्यूटिकल का जो स्त्राव होता है ना, वो अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा होता है। फिर जो चौथा अपन देखते हैं इसकी संरचना का बिंदु, उसमें देखिए सूत्रकृमि में कायिक पेशी न्यास का निर्माण चीकनी पेशीय कोशिकाओं से होता है। सूत्रकृमियों में कायिक पेशी न्यास का निर्माण चीकनी पेशीय कोशिकाओं से होता है जो अधिचर्म रज्जुओं के बीच स्थित होती है। निर्माण जो होता है चीकनी पेशीय कोशिकाओं से होता है जो अधिचर्म रज्जुओं के बीच स्थित होती है तथा सीधे अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई होती है। तो देखिए ये बिंदु क्या कहता है कि सूत्रकृमियों में जो कायिक पेशी न्यास का निर्माण होता है ना, वह हमेशा जो चीकनी पेशियां होती है उन कोशिकाओं से होता है। ये क्या होती है, अधिचर्म रज्जुओं के बीच स्थित मानी जाती है। जो एपिडर्मल कॉर्ड्स होते हैं ना, अधिचर्म रज्जु के बीच में स्थित होती है और सीधे अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं से क्या होती है, जुड़ी रहती है। अनुदैर्घ्य यानी कि जो लंबवत जो तंत्रिकाएं होती है उनसे क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। फिर अपन कहते हैं कि जो सूत्रकृमि होते हैं ना, उनके अग्र भाग पर क्या होता है, मुख छिद्र होता है। सूत्रकृमियों के अग्र जो भाग होता है मुख छिद्र होता है, जैसा अभी डायग्राम में देखा था। जो ओष्ठ यानी कि जो लिप्स और पतले उभार जिन्हें पेपिला के नाम से जानते हैं से घिरा हुआ होता है। यानी मुख पर क्या पाए जाते हैं, एक तो होठ पाए जाते हैं और पतले उभार नुमा संरचना पेपिला भी स्थित होती है। सूत्रकृमि का ये क्षेत्र त्रित्रिज्यात्मक यानी कि ट्राई रेडिएट होता है। मुख छिद्र पर प्राय 6 ओष्ठ पाए जाते हैं। याद रखना कि सूत्रकृमि के मुख छिद्र पर कितने ओष्ठ पाए जाते हैं, 6 ओष्ठ पाए जाते हैं। आगे इसकी संरचना देखते हैं तो 6 नंबर देखिए संरचना का। इसमें सूत्रकृमियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक परिग्रसिका तंत्रिका वलय एवं अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं से मिलकर होता है। ये जरूर याद रखना है कि सूत्रकृमि जो होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है वह एक परिग्रसिका तंत्रिका वलय एवं अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं के मिलने से होता है। फिर दे रखा है कि सूत्रकृमि में परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र पूर्णतः क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यानी सूत्र का परिसंचरण क्या होता है, जो शरीर में सभी पदार्थों का परिसंचरण करता है। जो खुला तंत्र परिसंचरण और बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जीवों में, लेकिन इसके शरीर में तो अपन कहते हैं परिसंचरण होता ही नहीं है, तंत्र होता ही नहीं है। और दूसरा जो श्वसन तंत्र होता है वह भी क्या होता है, पूर्णतः एब्सेंट होता है। यह भी इसकी विशेषता मानते हैं। फिर 8 नंबर की जो देखते हैं उसमें देखिए सूत्रकृमि में जो उत्सर्जन तंत्र होता है ना, वह प्रिमेटिव होता है, आद्य प्रकार का होता है। इनमें जो ज्वाला कोशिकाओं का जो होता है फ्लेम सेल्स, उनका क्या होता है, अभाव पाया जाता है। उत्सर्जन तंत्र आद्य प्रकार का होता है और अपन कहेंगे कि जो ज्वाला सेल्स होती है फ्लेम सेल्स, उनका क्या होता है, अभाव होता है। सूत्रकृमियों में पाचन तंत्र का जो निर्माण होता है वह मुख्य ग्रसिका आंत्र मलाशय और गुदाधार से मिलकर होता है। तो क्वेश्चन आता है सूत्रकृमि के पाचन तंत्र के पार्ट लिखिए। तो मुख्य, गुदा, आंत्र, मलाशय और गुदाद्वार होते हैं। इन्हीं से मिलकर अपन मानते हैं कि पाचन तंत्र का निर्माण होता है। फिर आगे देखते हैं सूत्रकृमियों में जो नर व मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सूत्रकृमियों में नर व मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी किसे कहते हैं, जिसके शरीर पर केवल एक ही लिंग पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानव या अपन लोग जो है मनुष्य, वह क्या है, एक लिंगी। अपने ही एक बॉडी पर केवल एक ही लिंग होता है, या तो नर लिंग होगा या मादा लिंग होगा। यानी कि नर व मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्राय जन्नांग कैसे होते हैं, नली के आकार के होते हैं, नलिका नुमा होते हैं, नलिकाकार। नर जन्नांग में प्रानिदेशक मुख्य रूप से देखें तो वृषण, शुक्रवाहिनी, गुदा, कंटक एवं प्रपुटी जैसे भाग होते हैं। तो नरजन्नांग के मुख्य पार्ट प्रानिदेशक यानी कि गुबर्नेकुलम तंतु, वृषण यानी टेस्टिस, शुक्रवाहिनी यानी कि वेस्डेफेरेंस, गुदा यानी कि क्लोका, कंटक यानी स्पिक्यूल्स एवं प्रपुटी यानी बुरसा जैसे भाग पाए जाते हैं। जबकि जो मादा जन्नांग होता है उसमें अंडाशय ओवेरी, अंड नलिकाएं ओविडक्ट, गर्भाशय यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा वेगाइना और भग यानी कि वुल्वा से मिलकर बना हुआ
होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रखना। नर जनन तंत्र के पार्ट पूछते हैं सूत्रकृमि के, तो कौन कौन से हो गए अपने, गुबर्नेकुलम हो गया, टेस्टिस हो गया, वैसे डिफरेंस हो गया, कोलका हो गया, स्पिक्यूल्स हो गया और बुरसा पार्ट हो गए। और अगर फीमेल के पूछे तो फीमेल मादा जननांग के तो ओवेरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना और वुल्वा जो भाग होते हैं वे पाए जाते हैं। फिर आगे अपन देखते हैं कि जो मादा जननांग होता है इसके अंदर, मादा जननांग, उसमें मुख्य रूप से मादा जननांग में अंडाशय, द्विअंडाशयी, एकल अंडाशय प्रकार के होते हैं जो जनन छिद्र में खुलते हैं। यानी मादा जननांग में जो अंडाशय होता है ना, द्विअंडाशयी होता है, द्विअंडाशयी और एकल अंडाशय प्रकार के होते हैं। यानी दो अंडाशय भी स्थित हो सकते हैं और एक अंडाशय भी इसके अंदर स्थित होता है। मादा अंड प्रजनक तथा अंड जरायुज होती है। अंड प्रजनक का मतलब तो क्या होती है, जो अंडों को जन्म देते हैं, तथा अंड जरायुज, देखो एक तो होता है अंड प्रजनक जो अंडे उत्पन्न करते हैं, एक होता है जरायुज जो शिशु उत्पन्न करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। और जब अंड जरायुज आ जाए ना तो उसका मतलब क्या होता है, बच्चे और अंडे दोनों कार्य करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है इसकी जो मादा होती है वह अंड प्रजनक यानी अंडे देती है, या अंड जरायुज यानी अंडे भी देती है और शिशु भी देती है, दोनों कार्य करती है। तथा विदलन जो होता है निर्धारी एवं सूत्रकृमि का विकास निर्मोचन के द्वारा होता है। विदलन, विदलन क्या होता है, विदलन का मतलब होता है जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है ना, अपन मानते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रक संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो उस निषेचन के फलस्वरूप दो युग्मक के मिलने से एक संरचना बनती है, उसे कहते हैं युग्मनज। उस युग्मनज के निर्माण के बाद में अपन मानते हैं युग्मनज से होता है भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण निर्माण के समय उस युग्मनज में एक क्रिया होती है समसूत्री विभाजन की क्रिया। तो युग्मनज में होने वाले जो समसूत्री विभाजन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विदलन के नाम से जानता है, जिसमें विदलन अपन मानते हैं ब्लास्टुला अवस्था वगैरह आती है इसके अंदर जो, तो वह एक प्रकार की विदलन अवस्था होती है। विदलन निर्धारित विदलन पाया जाएगा, विभिन्न अवस्थाओं के अंदर यह चेंजिंग होता है। और सूत्रकृमि का जो विकास होता है निर्मोचन के द्वारा होता है। निर्मोचन का मतलब होता है त्याग करना। तो इसमें जो सूत्रकृमि होगा वह क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, अपनी की त्वचा का निर्मोचन होता रहता है। एक त्वचा ही फिर वह त्वचा उतर जाती है, नई त्वचा वगैरह आती जाती है। तो निर्मोचन का मतलब होता है त्याग करना। तो निर्मोचन के कारण इसका विकास होता है। फिर आगे देखिए, नर सूत्रकृमियों में जो पूंछ वाले क्षेत्र में जो नर सूत्रकृमि होते हैं, उन नर सूत्रकृमियों में पूंछ वाले क्षेत्र में प्रपुटी यानी कि बुरसा पाया जाता है। नर सूत्रकृमियों में पूंछ वाले क्षेत्र में प्रपुटी यानी बुरसा पाया जाता है, जो मैथुन क्रिया में नर व मादा को पकड़ने में सहायता करता है। नर सूत्रकृमि के जो पूंछ वाला भाग होता है ना, उसमें जो बुरसा या प्रपुटी पाया जाता है, जो मैथुन क्रिया में क्या करता है, मादा को पकड़ने में क्या होता है, सहायक होता है, जिससे मैथुन क्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। फिर अगला जो पार्ट होता है वह होता है सामान्यतः सूत्रकृमि जो होता है 0.5 mm से 4 mm तक क्या होते हैं, लंबे होते हैं। सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई जो होती है 0.2 mm तथा सर्वाधिक लंबे जो सूत्रकृमि होते हैं उनकी लंबाई जो होती है वह लगभग 11.0 mm तक मानी जाती है। दोबारा बता रहा हूँ, सामान्यतः सूत्रकृमि जो होते हैं 0.5 mm से 4 mm तक लंबे होते हैं। सबसे छोटे सूत्रकृमि कौन से होते हैं, पेराटाइलेंकस होते हैं, जिनकी लंबाई 0.2 mm होती है। तथा सर्वाधिक लंबे सूत्रकृमि पेरालोंगिडोरस होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 11 mm तक होती है। सूत्रकृमियों का जो शरीर होता है ना, पार्श्व रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। उसका जो शरीर होता है उसे मुख्य रूप से अपन क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। किंतु जो प्रजनन अंग भागों तथा उत्सर्जन नली क्षेत्रों में समरूपता नहीं पाई जाती है। और ल्यूमन के क्षेत्र में त्रित्रिज्या, ओष्ठ भाग में सट त्रिज्या तथा शरीर के अन्य भागों में चतुस्सी त्रिज्या समरूपता पाई जाती है। प्रजनन भागों तथा उत्सर्जन नली क्षेत्र में समरूपता यानी कि एक समान नहीं होते हैं। ल्यूमन का जो क्षेत्र होता है उसमें त्रित्रिज्या ओष्ठ भाग में सट त्रिज्या यानी कि अलग अलग अपन मान सकते हैं आकारिकी, तथा शरीर के अन्य भागों में चतुषी त्रिज्या पाई जाती है। आकारिकी जो होती है वह इनकी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ये थे नॉर्मल। आगे सूत्रकृमि का वर्गीकरण दे रखा है, तो वर्गीकरण के बारे में देखते हैं कि सभी जो सूत्रकृमि होते हैं ना, सभी सूत्रकृमि
उसमें अपन देखेंगे